नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष में। और हर बार की तरह हम इस बार फिर हाजिर हैं लेकर आपके साथ हमारे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र सिंह परमार। और आइए बात करेंगे सत्येंद्र जी से और जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। नमस्कार। सत्येंद्र जी, पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ व्यक्ति हर रोज नई चीजें सीखता है और नई नई खबरों से रूबरू होता है। तो आपने पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से की? मैंने सन 1999 में चंबल क्षेत्र का जो हमारा मुख्यालय है मुरैना से, वहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत की। और मैं सबसे पहले हमारा ग्वालियर से प्रकाशित दैनिक जागरण अखबार से जुड़ा जी। और मैं करीब 4-5 साल तक मैंने उस अखबार में काम किया जी। और उस दौरान खासकर मेरे पत्रकारिता से जुड़े कई अनुभव रहे। और मैं पाता हूँ कि पत्रकारिता मेरी सोच थी कि पत्रकारिता के माध्यम से मैं खास करके जो छोटी छोटी तमाम ऐसी जो कस्बाई क्षेत्र के और आंचलिक क्षेत्र की जो समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं के निराकरण की, उन समस्याओं के समाधान के लिए मैं प्रशासन और ख़ास करके सरकार के समक्ष उन मुद्दों को अखबार के माध्यम से, कलम के माध्यम से रख सकूं। उस दौर में अखबार में जो खबर प्रकाशित हुआ करती थी उस खबर को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी और ख़ास करके क्षेत्र के विधायक और मंत्री बड़ी गंभीरता के साथ लेते थे और उन समस्याओं के निराकरण के लिए पूरा एक प्रयास रहता था। और जैसे जैसे ये जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे मेरी 17 साल की आज पत्रकारिता हो गई है, आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े समस्याओं को लेकर के हम लोग आधे आधे पन्ने के जो खबरें लिखते हैं और उन खबरों को भी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। उन समस्याओं के समाधान की दिशा में जिस तरह के प्रयास होने चाहिए वो प्रयास अब हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। परमार जी, जैसे कि आपने बताया कि 17 साल आपको पत्रकारिता में हो गए हैं, तो आपने पत्रकारिता का क्षेत्र ही क्यों चुना? पत्रकारिता के माध्यम से खास करके हम ये पाते हैं कि जो हमारा जो समाज का एक तबका है जिसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है, उस तबके की आवाज़ अगर हम बन सकते हैं तो उसके लिए एकमात्र क्षेत्र है वो है पत्रकारिता। पत्रकारिता के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों की, उस क्षेत्र के वंचितों की आवाज़ को हम लोग जो है ना पूरी मुखरता के साथ शासन और प्रशासन के समक्ष रखकर उनकी जो मूल समस्याएं उनके निराकरण की दिशा में हम लोग जा सकते हैं। दूसरा मेरा जो उद्देश्य था पत्रकारिता में आने का, हम लोग अक्सर देखते थे कि कहीं ना कहीं तमाम इस तरह के जो इशू जो हम लोगों के सामने आते थे, जैसे कि अक्सर ये होता था कि हम लोग कहीं अगर करप्शन का कोई मामला है तो हम लोग उसकी शिकायत प्रशासन और विधायक मंत्री और मुख्यमंत्री को लिखते थे, उसके बावजूद भी नहीं होती थी। अखबार के माध्यम से उस आवाज़ को खास करके एक ऊपर लेवल तक पहुंचाने का काम बड़ी आसानी से हो सकता है, ये हम लोगों के दिमाग में था और यही सोच करके हमने पत्रकारिता के क्षेत्र को चुना। परमार जी, आपने समाज के एक ऐसे तबके की बात की है जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, जिनकी आवाज सिर्फ पत्रकारिता से ही उनकी बात आगे तक प्रशासन तक पहुंचती है। तो क्या आप बताएंगे अपने जीवन का कोई ऐसा अनुभव जिसमें आपने कोई खबर ऐसी लिखी हो जिसका प्रशासन पर प्रभाव पड़ा हो और किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी जाति विशेष के लिए कोई उद्धार हुआ हो? मैं एक उदाहरण आपको बताता हूँ। खास करके चंबल क्षेत्र में हमारे यहाँ एक डाकू बड़ी समस्या है। अगर हम बात करें गत 2005 और 2010 के आसपास की, तो उस दौरान ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अपहरण की घटनाएं बड़े पैमाने पर हुआ करती थी। उस दौरान एक बैंक मैनेजर का अपहरण हुआ और उस घटना से जुड़े हुए कुछ हमारे आसपास के ऐसे लोग थे जिनको हम लोग जानते थे। तो अखबार के माध्यम से उस पूरे मामले को लेकर के हमने सरकार और प्रशासन के समक्ष रखा और उस अखबार की कटिंग और उस अखबार की जानकारी के आधार पर पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया और उसके बाद जो अपहरण की घटना हुई, अपहरण की घटना में उनकी संलिप्तता हुई। तो इस तरह के और भी तमाम हम लोगों के सामने ऐसे वाक़ये आए कि अखबार के माध्यम से लोगों को खास करके जो जानकारी, खास करके प्रशासन को हम लोग सीधे तौर पर नहीं दे सकते, वो अखबार के माध्यम से हम लोग उस जानकारी को वहाँ तक पहुँचाते हैं। और उन लोगों को अगर हमारे द्वारा एक भी, जिस तरह की जैसे मैंने आपको इस घटना का जिक्र किया, इस घटना में जिस परिवार को भी राहत मिली, जिस परिवार को भी उसका लाभ मिला, उस परिवार ने हमारे प्रति काफ़ी कृतज्ञता भी व्यक्त की।
परमार जी, जैसे कि आप चंबल जैसे क्षेत्र में रिपोर्टिंग करते हैं, चंबल जैसा क्षेत्र जो कि डाकुओं से प्रभावित है और राजनीति का भी इस पर काफी दबाव वहां पर माना जाता है, तो क्या कोई आप पर राजनीति का कोई व्यक्ति विशेष का कोई दबाव आपने कभी अपनी पत्रकारिता के दौरान महसूस किया है कि किसी खबर के लिए आपके ऊपर दबाव बना गया या आपको किसी खबर पर जाने के लिए रोका गया? निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी जोखिम भरा काम वहाँ रहता है, क्योंकि वहाँ मैं तो मानता हूँ कि अब तो पूरे देश की ये समस्या है कि जो राजनीति है, राजनीतिक क्षेत्र में भी तमाम ऐसे आपराधिक किस्म के लोग काम कर रहे हैं। और जब ये डाकू समस्या खास करके ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक चरम पर थी, उस दौरान भी खास करके इस तरह के जो मामले हुआ करते थे, उन दौरान मैं एक घटना का आपको वाकया सुनाता हूँ कि अपहरण की घटना को लेकर के हम लोगों ने एक हमारे पहले मुरैना से पूर्व मंत्री हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा यहाँ पर स्टूडियो में, तो उस घटना में उनके दूर के रिश्तेदारों की संलिप्तता थी। अखबार के माध्यम से जब हम लोगों ने कहा कि इसमें एक कांग्रेस के नेता की संलिप्तता है, तब उस दौरान उनका जब नाम अखबार में आया तो उनके माध्यम से टेलीफोन पर हम लोगों को काफ़ी धमकियां दी गई। लेकिन हम लोगों ने ये कहा कि निश्चित तौर पर हमारा जो काम है वो हम काम करेंगे, और अगर आप दोषी हैं तो आपको सरकार, शासन प्रशासन आपको इसमें सजा देगा, जो भी आपके रिलेटिव हैं। तो इस तरह के घटनाक्रम वहाँ अक्सर देखने को, सुनने को हम लोगों को मिलते रहते थे। हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से भी हम लोगों को इस तरह का जूझने को हम लोगों को मिला है। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा चूँकि पत्रकारिता का जॉब ऐसा है कि हम लोगों को बड़ी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ आम जनता का पक्ष रखना होता है, तो उन चैलेंज को सबको हमने स्वीकार करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया है। परमार जी, जैसे कि चंबल एक डाकुओं से प्रभावित क्षेत्र है, तो इसको लेकर आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा होगा अपने जीवन में। आपने 17 साल के आपका अनुभव है जिसमें कि आपने काफ़ी कठिनाइयाँ अपने जीवन में देखी होंगी। और क्या आपको कभी ऐसा मौका मिला कि आप डाकुओं के वहाँ पर संगठन माने जाते हैं कि वहाँ पर डाकुओं के गुट होते हैं, तो क्या आपको कभी ऐसा जीवन में मौका मिला उनके बीच जाने का, वहाँ पर पत्रकारिता करने का, और कोई ऐसा अनुभव आपके जीवन में जो हो? अनु जी, एक घटना का मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। कभी जंगल में तो हम लोगों ने किसी भी डाकू का जाके इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन एक चंबल क्षेत्र में एक खूंखार डाकू जगजीवन परिहार के नाम से हुआ करता था, जिस पर सरकार की ओर से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। उस डाकू को मारने के लिए हमारा पूरा ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ खास करके उत्तर प्रदेश और राजस्थान की पुलिस भी उन दिनों सक्रिय हुआ करती थी। उस जगजीवन परिहार गिरोह के खात्मे के लिए जब पुलिस का पूरा दबाव बना, तो उसके एनकाउंटर को लेकर के जब ये खबर आई हम लोगों को कि आज पुलिस उसका एनकाउंटर कर रही है। आज हमारा चंबल क्षेत्र का एक पोरसा तहसील के पास का एक बुधारा गांव है, वहाँ पर ये घटनाक्रम की जानकारी हम लोगों को मिली, तो हम लोग देर रात वहाँ पहुँचे। तो ये हमारे जीवन का एक ऐसा घटनाक्रम था कि जब पुलिस और खास करके जगजीवन परिहार गिरोह के बीच में सीधा एनकाउंटर हुआ, और वो एनकाउंटर की घटना हम लोगों के जीवन में एक ऐसी घटना है कि जिसमें हमने देखा कि पुलिस और डाकू आमने सामने गोली चला रहे हैं। वो एनकाउंटर की घटना हुई जिसमें जगजीवन परिहार अंतिम में मारा गया और पुलिस को उसमें सफलता मिली। इस तरह के घटनाक्रम अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं कि जिसमें एक लाइव जो है ना सीधा एनकाउंटर होता है। बिल्कुल लाइव एनकाउंटर देखा हो। जी परमार जी, जैसे कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको किसी भी वक्त खबर पर जाना होता है, तो इसके बीच आप अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे मैनेज करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया अनु जी आपने, कि निश्चित तौर पर पत्रकारिता और परिवार के बीच में समन्वय स्थापित करना एक खास करके इस क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस चुनौती को हम लोग बड़ी आसानी से उसको स्वीकार करते हैं। हम लोगों के लिए परिवार से ज़्यादा पहले हमारा प्रोफेशनल पत्रकारिता हम लोगों के लिए प्राथमिकता होती है। कई बार इस तरह का अवसर आया कि हम लोगों को कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ और उस घटनाक्रम को लेकर के, उसके कवरेज को लेकर के हमको जाना पड़ा। इधर पता लगा कि हमको हमारी बेटी को हमें स्कूल छोड़ना है, या हमारे घर में कोई हमारा परिवार का व्यक्ति बीमार है और हमें हॉस्पिटल ले जाना है। उसी बीच में घटनाक्रम हुआ, लेकिन हम लोगों ने उसको पत्रकारिता को ही प्राथमिकता से लिया, क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। और ख़ास करके जब हम पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं, समस्या का उसके लिए बात करते हैं, तो एक बहुत बड़े समाज का हित उससे जुड़ा हुआ होता है। तो उसमें हम लोगों के लिए समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर जरूर होता है, लेकिन हम लोग उस चुनौती को स्वीकार करते हुए उसको प्राथमिकता देते हैं। जी परमार जी, जैसे कि कहा जाता है कि
कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, तो उसी को आपने यहाँ पर, उसी का उदाहरण बताते हुए आपने यहाँ पर अपने कर्म को पहले रखा है। तो इसके हिसाब से 17 साल का आपका अनुभव हुआ है, तो अपने 17 साल में क्या कुछ विकास हुआ है चंबल क्षेत्र में? जैसे कि पहले राजनीतिक दबाव था, आज के वक्त में राजनीति बदल चुकी है और व्यक्ति विशेष भी बदल चुके हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्या विकास वहाँ पर नजर आता है? डाकुओं का कितना दबदबा आज भी वहाँ है या नहीं है? चंबल क्षेत्र में इन 17 सालों में हमने जो देखा है, काफ़ी हालात वहाँ के अब बदले हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोग आज से 10 साल पहले 2005 और उसके 10 के बीच में जो हमने देखा कि वहाँ पे जिस तरह से अपहरण की वारदातें और अन्य तरह की वारदातें, संगीन वारदातें हुआ करती थी, अब उस तरह का माहौल नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर चंबल में विकास हुआ है। लेकिन जो बीच के कुछ घटनाक्रम हुए, जैसे मैं एक घटनाक्रम का आपको जिक्र करूंगा कि हमारे क्षेत्र में खास करके अवैध माइनिंग का एक बड़ा कारोबार होता है, जिसमें रेत का और ख़ास करके पत्थर का अवैध कारोबार होता है। मैं एक घटनाक्रम आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ एक IPS नरेंद्र कुमार जो है ना, वो प्रोविजनल SDOP के रूप में वहाँ उनकी पोस्टिंग हुई। उस दौरान उन्होंने वहाँ पर अवैध माइनिंग, खास करके अवैध पत्थर जो निकालने का जो कारोबार था, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अभियान शुरू किया हुआ था। उस दौरान नरेंद्र कुमार की एक ट्रैक्टर से कुचलकर उनकी हत्या उस समय कर दी गई थी। उस मामले की CBI जांच और बहुत सारी क्वेरी हुई। उनकी पत्नी ने भी उस समय जो है ना उनके अधीनस्थ अधिकारियों पर आरोप लगाया। तो उसके बाद भी अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। निश्चित तौर पर वो अवैध माइनिंग को लेकर के एक सरकार ने वहाँ काफ़ी चूँकि प्रेशर बनाया है जिससे कि अवैध माइनिंग न हो, और ख़ास करके एक सड़कों के मामले में अब काफ़ी वहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चूँकि जंगल का, बीहड़ का पूरा इलाका है, पूरे उस इलाके को, गाँवों को सड़क से जोड़ने का काम काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि निश्चित तौर पर इस दौर में विकास का जो काम हुआ है, वहीं मीडिया के क्षेत्र में भी अब हम लोगों को काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है। जी परमार जी, जैसे कि आपने अवैध खनन की बात यहाँ की है, भारत के कई प्रदेश ऐसे हैं जो कि आज भी अवैध खनन से जूझ रहे हैं। यहाँ पर खनन माफियाओं का काफ़ी दबदबा है, तो क्या आपके क्षेत्र में, जहाँ से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वहाँ पर आज के टाइम में खनन माफियाओं का क्या हिसाब है? दबदबा तो निश्चित तौर पर है। खनन माफिया अभी भी हमारे यहाँ जो चंबल घड़ियाल क्षेत्र है, वो पूरी तरह से वहाँ पर रेत निकालने का पूरा प्रतिबंध है। क्योंकि वो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जो चंबल नदी है, जो घड़ियाल क्षेत्र है, जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, उस क्षेत्र से रेत निकालने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बावजूद इसके खनन माफिया का इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है कि उस पर अभी भी प्रशासन पूरी तरह से अंकुश नहीं लगा पाया है। आए दिन वहाँ इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। हम बात करें अभी 3 साल पहले ही 2014 की घटना है कि उस दौरान जब पुलिस प्रशासन जो है ना उस खनन माफिया पर कार्रवाई करने के लिए गया हुआ, तो हमारा एक चंबल नदी के किनारे सरायछोला थाना पड़ता है, वहाँ पे खनन माफिया के लोगों ने थाने में आग लगा दी और वहाँ के तत्कालीन उस समय के SP थे, उनका भी उस समय घेराव कर लिया था। तो बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से निकले। तो इस तरह के घटनाक्रम तो अभी भी होते हैं। जिस तरह से ठोस कार्रवाई खनन माफिया के खिलाफ होना चाहिए, उस तरह से मुझे लगता है कि शायद प्रशासन और सरकार अभी उतने मजबूत तरीके से कार्रवाई करने में अभी सक्षम नहीं है। परमार जी, अगर चंबल क्षेत्र के विकास की बात करें तो क्या कुछ नए मोड़ उसमें आए हैं? क्या कुछ नई पॉलिसी वहाँ की सरकार ने दी है? चंबल क्षेत्र चूँकि राजनीतिक रूप से मैं मानता हूँ कि काफ़ी सक्षम क्षेत्र रहा है। इस समय भारत सरकार में जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो वो मुरैना चंबल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। पोरसा तहसील उनका गृह क्षेत्र है और वो पूर्व में ग्वालियर उससे मुरैना और श्योपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद भी रहे हैं। तो उस दौरान उन्होंने वहाँ कई प्रोजेक्ट लाने के लिए, जैसे रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने एक सीमेंट फैक्ट्री लाने की वहाँ कोशिश की। मुरैना में भी उन्होंने एक सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र बनवाने के लिए प्रयास किया। तो लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो जो है ना, वो गति है ना, वो कहीं ना कहीं उतना धीमी गति से काम चल रहा है कि हम लोगों को जो रिजल्ट आने चाहिए वो परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। बेरोजगारी की जैसे पूरे देश में समस्या है, वैसी चंबल क्षेत्र में भी बेरोजगारी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। सत्येंद्र जी, जैसे कि विकास की गति वहाँ पर धीमी है, तो उसको लेकर क्या आपने कभी अपनी कलम चलाई, उठाकर अपनी कलम कोई ऐसे शब्द लिखे हो जिससे कि इसका असर सीधा सरकार पर पड़ा हो, और कोई विकास यहाँ पर ऐसे आज के टाइम में कोई ऐसा विकास किया गया हो जिसको कि तत्काल प्रभाव में लाया गया हो? अनु जी, अभी हम लोगों ने करीब 2-3 मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के पिछले करीब 5-6 साल से बड़े व्यापक पैमाने पर वहाँ के सामाजिक जो संगठन है उनके माध्यम से उठाने का प्रयास किया है।
खास करके हमारा जो क्षेत्र है, एक तरफ तो हम लोग राजस्थान की सीमा से जुड़ते हैं, दूसरी तरफ हम लोग उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हैं। तो जो हमारा भिंड से इटावा की ओर जहाँ हम उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़ते हैं, वहाँ चंबल नदी पर एक पुल बनाने के लिए पिछले काफ़ी लंबे समय से वो मांग जो चली आ रही थी, राजघाट पे वहाँ चंबल नदी पर पुल बनना चाहिए। तो उस पुल को बनाने के लिए स्वीकृति हो गई है और हमको अभी पिछले 6 महीने ही पता चला है कि उसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से उसकी NOC जारी होनी थी, वो NOC भी उसको मिल गई है। तो एक बड़ा इस तरह का एक काम है। दूसरा, हम लोगों ने पहले देखा था कि ग्वालियर से और हमारा जो श्योपुर है, इंटीरियर आदिवासी क्षेत्र का जिला है, वहाँ एक पुरानी छोटी रेलवे लाइन वहाँ पड़ी हुई थी। उसको ब्रॉडगेज करने के लिए, क्योंकि उससे करीब करीब मैं मानता हूँ एक लंबा एरिया, करीब 200-300 किलोमीटर का एक लंबा एरिया उससे जुड़ता है, उसको छोटी रेलवे लाइन को ब्रॉडगेज करने की जो मांग वहाँ की स्थानीय पब्लिक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उसको इशू बनाया था, और उस मांग को भी पूरा करने के लिए सरकार ने उसमें बजट अभी स्वीकृत किया है और ऐसा बताया कि उसके सर्वे का काम जो है ना आगामी कुछ महीनों में शुरू होने वाला। इस तरह की कुछ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी अगर अपन देखें तो वो अभी मैदान में उनका कोई स्वरूप अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है। सत्येंद्र जी, जैसा कि आपका 17 साल का पत्रकारिता में अनुभव है, तो क्या आपने अपनी जिंदगी में इतना उतार चढ़ाव देखे, इतनी कठिनाइयों का सामना करके आप आज यहाँ तक पहुंचे, तो परमार जी क्या आप आगे चाहेंगे भविष्य में आपके बच्चे पत्रकारिता के क्षेत्र में आए? निश्चित तौर पर जिस तरह की कठिनाइयाँ, जिस तरह की परेशानियाँ हैं, उनको देख के तो लगता है कि आने वाली पीढ़ी, खास करके हमारे बच्चे, इस पत्रकारिता के क्षेत्र को नहीं चुनेंगे, क्योंकि जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियों का जो जॉब है और जो जिन सुख सुविधाओं में हमारा जो आने वाला फ्यूचर वो रहना चाहता है, वो पत्रकारिता के क्षेत्र को नहीं चुनेगा। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक पवित्र और एक अच्छा और ईमानदारी से काम करने का एक क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में काम करने का जो आनंद और जो चैलेंज हम लोगों को जो मिलता है, उसका एक अलग सुख है, एक अलग तरह की हम लोगों को एक, और फिर खास करके हम लोगों के मन में एक अलग जुनून है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस क्षेत्र में भी खास करके अच्छे पढ़े लिखे युवा ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि हमारे सामने इस समय देश में कई बड़े इशू हैं। एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा इशू है, और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के जो मीडिया ने पूरे देश में जिस तरह से काम किया है, मुझे लगता है कि सरकार इस पर थोड़ा सा अभी भी उतने ईमानदारी से, उतनी निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है। सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स अभी उतना अच्छा नहीं आ रहा है। जी परमार जी, जैसे कि आपने बात की है करप्शन की, तो इसको देखते हुए क्या आपने यहाँ सरकार को कहा है कि सरकार यहाँ पर जो ठोस कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस भी इसको लेकर कोई काम नहीं करती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि पुलिस भी प्रशासन और सरकार का एक हिस्सा है, पुलिस और प्रशासन का हिस्सा है। जब पॉलिटिशियन का पुलिस पे इतना प्रभाव, इतना दबाव होता है, तो उस दबाव के अनुरूप वो जो खास करके जो क्रिमिनल है उसके खिलाफ जो एक्शन, त्वरित एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन नहीं होता है। उसी के कारण खास हमारा अपराध बढ़ता है। आज हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में शराब तस्करी का मामला है और तमाम ऐसे इशू हैं जो खास करके पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, और इनके विरुद्ध अगर खास करके संगठित होकर के अगर एक्शन, अगर कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में हमारे समाज को और ज़्यादा नुकसान होगा। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सत्येंद्र जी के साथ जारी रखेंगे अपना बातों का सफर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है, और चलिए अब फिर बात करेंगे सत्येंद्र जी से और जानेंगे कि उनके क्षेत्र और उनके पत्रकारिता के बारे में कुछ और पहलू। सत्येंद्र जी, क्या वजह है कि चंबल क्षेत्र में ही डाकू क्यों पैदा होते हैं? पिछले 50 साल से इतिहास चला हुआ आ रहा है कि उसी क्षेत्र में डाकू पैदा होते हैं, भारत के किसी और क्षेत्र में ऐसी समस्या नहीं सुनने को मिलती है, तो क्या वजह है? अनु जी, आपका सवाल काफ़ी संजीदा और महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर चर्चा होना मैं मानता हूँ बहुत बेहद ज़रूरी है। चंबल क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ डाकू जो समस्या है, डाकू समस्या चंबल क्षेत्र में ज़्यादातर जो डाकू हुए वो सब लोकल के लोग थे जी। जो जितने भी वहाँ क्रिमिनल, जितने भी डाकू हुए हैं ना, वो सब लोकल के लोग, भिंड के, मुरैना के और आसपास जो भी हमारे ग्वालियर चंबल संभाग में जो क्षेत्र आता है उसी से क्षेत्र थे। चंबल एक ऐसा क्षेत्र है, खास करके वहाँ जैसे लोग कहते हैं कि चंबल का पानी पीने के बाद ही व्यक्ति के अंदर एक आवेश, एक आक्रोश और जोश पैदा हो जाता है।
तो वहाँ का व्यक्ति बड़ा स्वाभिमानी और अपने आप में कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर, छोटी छोटी इशू को लेकर के वो एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो जाता है। जैसा कि हम लोगों को सुनने को मिलता है कि हम लोग जब बचपन से ये देखते आ रहे हैं कि पहले बड़े बड़े वहाँ गिरोह माधो सिंह का, माखन सिंह का और बड़े बड़े लाखन सिंह का इस तरह के गिरोह हुए, लेकिन ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो डाकू गिरोह जो पैदा हुए और आज खास करके जो हम लोगों को डाकू मिलते हैं, पूर्व में हम लोगों को सुनने को मिलता था कि उस समय जो डाकू गिरोह हुआ करते थे, उनका अपना गांव में ही, उनका अपना इलाके में जो ज़मीन संबंधी जो खास करके वहाँ जो झगड़े विवाद होते थे, तो वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। शासन से, सरकार से उन्हें अगर न्याय नहीं मिलता था तो स्वयं ही कानून को अपने हाथ में लेकर के और अपने दुश्मन को मार करके और जंगल में चले जाते थे। तो इस तरह से वो समस्या जो है ना निराकरण के लिए खास करके मैं मानता हूँ कि शासन और सरकार के स्तर पर कोई प्रयास नहीं हुआ। और जैसा कि सन मैं एक 15-20 साल पुराना घटनाक्रम है और वहाँ के एक सामाजिक जो है ना सर्वोदय नेता हुआ करते थे एस.एन. सुब्बा राव जी, और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और प्रकाश चंद सेठी के सहयोग से चंबल में डाकुओं के समर्पण का एक प्रयास किया था। और उस दौरान उन्होंने डाकुओं के साथ बातचीत की, बैठ के कि आखिर आप लोगों की क्या समस्याएं हैं और आप जो है ना अपने परिवार को छोड़ करके आखिर जंगल का रास्ता आपने क्यों चुना है। तो उस समय उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी समस्या को रखा और सरकार ने उनकी समस्याओं को सुना और उस समय डाकुओं का एक बड़े स्तर पर चंबल क्षेत्र में एक समर्पण का दौर शुरू हुआ और डाकुओं ने अपने हथियार डाल दिए। तो उस समय सरकार ने कहा कि हम आपकी जो मूल मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। उस दौरान सरकार ने कई जो समर्पित डाकू थे उनको ज़मीन और रहने के लिए घर भी उस समय दिए थे। तो कुछ समय के लिए चंबल से वो डाकू का जो सिलसिला, जो बनने का सिलसिला था, वो थम गया था। उसके बाद जब फिर नई सरकारों का गठन हुआ तो कहीं ना कहीं जो सिलसिला था फिर शुरू हुआ और उस सिलसिले में उनकी अपनी खुद की जो पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उनकी अपनी पारिवारिक खास करके ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक ज़मीन संबंधी झगड़े और ज़मीन संबंधी विवाद हम लोगों को ज़्यादा देखने को और सुनने को मिलते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे झगड़ों को लेकर के जो आपस में जो झगड़े होते हैं, उन्हीं दौरान वो खास करके परिवार के लोगों को मारने के बाद और सीधा जंगल का रास्ता तय करते हैं। तो परवार जी, कहीं ना कहीं जमीनी विवाद, लोगों में पनप रहा आक्रोश और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जी सतीश जी, अब इस सफर को यहीं खत्म करेंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को अपने बारे में इतनी अहम जानकारियां दी। और अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपके साथ व्यक्ति विशेष में। तब तक के लिए देखते रहिए आप A1 न्यूज़। नमस्कार।